हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम परिवार के संबंध में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि परिवार क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परिवार, जिसे कि इंग्लिश में फैमिली के नाम से हम जानते हैं, तो परिवार जो होता है वो प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने हुए समूहों में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और प्रत्येक समूह किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। और परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। कहने का तात्पर्य है कि सार्वभौमिक का तात्पर्य ये है कि चाहे वो समाज आधुनिक हो या प्राचीन हो, शहरी हो या ग्रामीण हो, सभी जगह हमें परिवार देखने को मिलता है। मतलब चाहे आप भारत देश में देख लीजिए, चाहे अन्य देश में देख लीजिए, परिवार आपको मिलेगा किसी न किसी रूप में। परिवार के द्वारा सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखिए, परिवार में समाज संबंधी चीज़ें, आर्थिक मतलब धन से जुड़ी हुई चीज़ें, धार्मिक कार्यों की पूर्ति, हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, राजनीति और शिक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं वो परिवार के माध्यम से ही पूरी होती हैं। परिवार आत्म सुरक्षा एवं वंश वृद्धि और जाति की निरंतरता को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देता है। तो देखिए, कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड कुछ कथन कहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो चार्ल्स कूले का मानना है कि परिवार जो है मानव जीवन की पोशिका है। वो मतलब जिस तरीके से चार्ल्स कूले ने समझाने का प्रयास किया है कि परिवार जो है वो मानव जीवन को पोषण देने का कार्य करती है, पोशिका बताया है उन्होंने इसको। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगस्ट कॉम्ट का मानना है कि परिवार को समाज की इकाई या कोशिका कहते हैं। देखिए, उसको पोशिका और इसको कोशिका कहा गया है, तो इसको ध्यान रखना होगा। चार्ल्स कूले ने पोशिका की बात करी है और कॉम्ट ने कोशिका की बात करी है। वो परिवार को समाज की इकाई या कोशिका मानते हैं। तीसरा जो है आपका मेलिनोवस्की कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया था। कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार आज से नहीं है, ये प्रारंभ से, जब शुरुआत से ही परिवार हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। मजूमदार कहते हैं, मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। कहने का तात्पर्य है कि मानव की सभी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें से परिवार को सर्वव्यापी, मतलब ये हर जगह विद्यमान है, इस प्रकार की संस्था उन्होंने परिवार को बताया। अब देखिए, कथन है, स्त्री और पुरुष जो है जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। जीवन यहाँ पे परिवार से लिया गया है। जीवन रूपी रथ के दो पहिए, एक के अभाव में दूसरे का चलना मुश्किल है। कहने का तात्पर्य पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों के मिलने से जो परिवार बनता है, अगर पति को कुछ हो जाए तो भी परिवार की व्यवस्था जो है वो डगमगा जाती है। उसके विपरीत अगर पत्नी को कुछ हो जाए तो भी परिवार ठीक प्रकार से नहीं चल पाता। इसलिए कहा गया पुरुष और स्त्री जो है जीवन रूपी रथ के दो पहिए, एक के अभाव में दूसरे का चलना मुश्किल है। इस प्रकार मर्डॉक ने 250 आदिम परिवारों का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ परिवार रूपी संस्था उपस्थित ना हो। मतलब 250 समाजों में जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक समाज में परिवार था। ऐसा कोई भी समाज उनको नहीं मिला जहाँ पर परिवार उपस्थित ना रहा हो। तो चलिए आगे हम चर्चा करेंगे परिवार की अर्थ और परिभाषाओं की। तो परिवार जो शब्द है आपका, इसको इंग्लिश में फैमिली के नाम से जाना जाता है और फैमिली शब्द का जो उद्गम हुआ है वो आपका लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा का जो फैमुलस शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसको ध्यान रखिए। और फैमुलस में आपका यू मिस है, तो इसको बना लीजिएगा FAMULUS की मीनिंग। ये गलती से मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है।
जो ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त किया मतलब होता है जिसमें माता पिता, बच्चे किस प्रकार के अविवाहित बच्चे और नौकर दास हों। मतलब इसमें माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे, दास दासी आदि शामिल होते हैं। सही अर्थ में परिवार में पति पत्नी वह बच्चों का होना आवश्यक है। मतलब सही मायने में देखें तो परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चों का होना जरूरी है। इसमें किसी एक के अभाव में परिवार को परिवार नहीं कहा जाएगा। यदि पति नहीं है या पत्नी नहीं है या बच्चे नहीं तो उसको परिवार नहीं कहा जाएगा, उसको गृहस्थ कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषाओं के ऊपर। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है ये मैकाइवर एवं पेज की है, तो इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। इन्होंने कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित ऐसे समूह जो बच्चों को जनन मतलब बच्चे वहीं पैदा होते हैं और उनके पालन पोषण की व्यवस्था भी वहीं पर होती है। ठीक है, तो इस परिभाषा को लर्न कर लीजिए। सेकंड परिभाषा जो यहाँ पे दी हुई है वो है लूसी मेयर की। इन्होंने बताया है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व उनके संतान साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति मतलब पति पत्नी और उनकी संतानें आती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपकी लूसी मेयर ने दी। उसके बाद आपकी है WHR रिवर्स की परिभाषा। इनकी परिभाषा छोटी है। परिवार से हमारा आशय एक छोटे सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता व उनके बच्चे या संतानें सम्मिलित हैं। WHR रिवर्स की ये परिभाषा भी लर्न कर लीजिए। तो इसको में कुछ कीवर्ड है, जैसे माता पिता व उनके संतानें सम्मिलित है। इस तरीके से कीवर्ड आप बना के इसको लर्न कर सकते हैं। और प्रत्येक समाज के दो पक्ष होते हैं। देखिए, पक्ष की बात करें तो प्रत्येक समाज में परिवार के जो हैं वो दो पक्ष होते हैं। एक होता है संरचनात्मक पक्ष और दूसरा होता है प्रकार्यात्मक पक्ष। संरचना का संबंध उसके ढांचे से है, प्रकार्य का संबंध उसके किए जाने वाले कार्यों से है। तो पहला देखिए, संरचनात्मक में जो है उसमें 3 प्रकार के संबंध आते हैं। इसमें है आपका पति पत्नी के साथ जो संबंध होता है मतलब वैवाहिक संबंध, और दूसरा है माता पिता के साथ जो संबंध होता है रक्त संबंध, या भाई बहन के साथ जो संबंध होता है वो रक्त संबंध। जिसमें पति पत्नी के संबंध, माता पिता के संबंध और भाई बहन के संबंध आते हैं। पति पत्नी का संबंध वैवाहिक संबंध, माता पिता का संबंध और भाई बहन का संबंध रक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक परिवार में वैवाहिक और रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है। इसके बिना परिवार का निर्माण संभव नहीं है। अब सेकंड जो है इसमें प्रकार्यात्मक संबंधों के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों के लिए, मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं, जैसे यौन संबंधों का नियमन, मतलब कि समाज में अराजकता न फैले। यौन संबंधों नियमित रूप से बने रहें, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और संतान उत्पत्ति करना, बच्चों का लालन पोषण करना, उनका समाजीकरण करना, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ये आपकी प्रकार्यात्मक के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है परिवार का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वान और उनकी पुस्तकों के बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई। कभी कभी ये पुस्तकें पूछ ली जाती हैं और उनके राइटर के नाम आपको बताने होते हैं। तो परिवार का अध्ययन करने वाले कुछ प्रमुख विद्वान व उनकी पुस्तकें निम्नलिखित हैं। मैकाइवर एवं पेज की जो पुस्तक है उसको सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, तो सोसाइटी इनकी पुस्तक है। मर्डाक की जो पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर है, इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक दी है और उसके संबंध, परिवार के संबंध में इसमें बताया है। श्यामा चरण दुबे की जो पुस्तक है मानव और संस्कृति। इरावती कर्वे की जो पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। KM कपाड़िया की है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ठीक है, तो इन राइटर्स की पुस्तकों के नाम अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कहीं भी ये पूछे जाए तो आप लोग गलत आंसर ना टिक करें। अब चर्चा करेंगे परिवार की विशेषताओं के बारे में। तो परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
लेकिन मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इसकी विशेषताओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सार्वभौमिक विशेषताएं और दूसरी है आपकी विशिष्ट विशेषताएं। तो सार्वभौमिक विशेषताओं की संख्या जो है आपकी 5 है और विशिष्ट विशेषताएं इन्होंने 8 प्रकार की बताई हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इनकी सार्वभौमिक विशेषताओं के बारे में। सार्वभौमिक का मतलब है जो सभी समाजों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो इनकी विशेषता है वो है विवाह संबंध। मतलब कहने का तात्पर्य होता है पहले विवाह होता है, उसके बाद ही परिवार का निर्माण होता है, परिवार बनता है। विवाह से पहले परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरी जो इनकी विशेषता इन्होंने बताई वो है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में एक स्वरूप, जैसे मतलब विवाह का एक स्वरूप देखने को मिलता है। कहीं पर एक विवाह होता है, कहीं पर बहु विवाह होता है, किसी जगह बहुपत्नी विवाह होता है, किसी जगह बहुपति विवाह होता है, किसी जगह समूह विवाह होता है। तो हर जगह परिवार में विवाह का एक स्वरूप होता है। उसके बाद वंश नाम। वंश नाम मतलब बच्चे के जो पिता का नाम होता है, बच्चे पिता के नाम से जाने जाएंगे या माता के नाम से। मतलब कहीं पर पितृवंशीय परिवार होते हैं, कहीं पर मातृवंशीय परिवार होते हैं। तो बच्चे का जो वंश का निर्धारण होता है पिता के नाम पर होता है या उसकी माता के नाम पर होता है। फिर उसके बाद है अर्थव्यवस्था। भरण पोषण के लिए, परिवार को चलाने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक परिवार में अर्थव्यवस्था की कोई न कोई साधन जरूर होते हैं। मतलब भरण पोषण की कोई न कोई अर्थव्यवस्था होती है, उसी के माध्यम से उस परिवार के खर्चे चलते हैं। अगली जो विशेषता है वो है सामान्य निवास। परिवार के सदस्य जो होते हैं वो सामान्य रूप से एक ही घर में रहते हैं मिलजुल कर। तो ये आपकी जो 5 विशेषताएं हैं ये मैकाइवर एवं पेज के द्वारा बताई गई और ये सार्वभौमिक विशेषताओं के नाम से समझी जाती हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मैकाइवर एवं पेज की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के संबंध में। जो उन्होंने विशिष्ट विशेषताएं बताई उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो इनकी जो विशिष्ट विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से शब्द का तात्पर्य सभी समाजों, मतलब सभी जगह पाया जाना। तो परिवार जो है वो सार्वभौमिक हैं, चाहे आपका समाज आधुनिक हो या प्राचीन हो, ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी प्रकार के समाजों में आपको परिवार देखने को मिलेगा। और मनुष्य जो है मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य जरूर रहा है और भविष्य में भी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से परिवार को सार्वभौमिक संस्था के रूप में जाना जाता है। दूसरा है भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार से तात्पर्य ये है कि परिवार के सदस्य जो होते हैं भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में त्याग की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच में घनिष्ठ संबंध होते हैं। परिवार में दया होती है, सहयोग होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है। ये सभी चीज़ें हमें परिवार में देखने को मिलती हैं जो परिवार के संगठन को मजबूत बनाती हैं। तो इस प्रकार से भावनात्मक आधार देखने को मिलता है। तीसरी जो विशेषता है वो रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव से मतलब ये होता है कि नई चीज़ें सीखना। जैसे परिवार में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, ठीक है, और वो नई चीज़ें भी परिवार में सीखता है। उसका व्यवहार, उसकी आदतें, उसकी मनोवृत्तियाँ, ये सब जो होते हैं इनमें परिवार की छाप पड़ती है और इसी के अनुसार वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से परिवार में रचनात्मक प्रभाव भी होता है। और कुछ विद्वान परिवार को मतलब शिशु की प्रथम पाठशाला के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्कूल में जाने से पहले भी बच्चा परिवार में ही सब कुछ सीखता है। फिर उसके बाद है केंद्रीय स्थिति। अगली जो आपकी 4 नंबर की हेडिंग है इसको समझने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय स्थिति से हमारा तात्पर्य परिवार की सामाजिक संरचना में एक केंद्रीय स्थिति होती है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग माना है। आदिम समाजों में कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, वंश आदि, जिनकी सदस्यता जो है परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। मतलब परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, केंद्रीय भूमिका अदा करता है समाज में अपनी, और इसकी समाज में केंद्रीय स्थिति होती है। इसी से ही
जो आगे आपके गोत्र हैं, वंश हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी अगली हेडिंग है सदस्यों का उत्तरदायित्व। कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनके कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ न कुछ कार्य होते हैं और इन कार्यों को वो भली भांति करते भी हैं। मतलब परिवार में माता पिता जो होते हैं उनके बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और वही माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों के भी कुछ दायित्व अपने माता पिता के लिए होते हैं। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। मतलब वो चाहता है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको ठीक प्रकार से निभाए। और परिवार जो होता है अपने सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ सदैव करता रहता है। माता पिता कष्ट सहते हैं और बच्चों को सुख में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में प्रत्येक सदस्य के कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। अगली जो विशेषता है आपकी सीमित आकार। देखिए परिवार का आकार अन्य समूहों की भांति बहुत बड़ा नहीं होता कि इसमें 100-200 लोग शामिल हों या उससे ज़्यादा लोग शामिल हों। परिवार में एक लिमिटेड लोग रहते हैं। मतलब प्रत्येक परिवार में जो है उनमें सदस्यों की संख्या जो होती है सीमित होती है और इसमें पुरानी पीढ़ी जो होती है वो वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और जबकि जो नई पीढ़ी है वो आती है और उनकी जगह को पूरा करती है। तो इस प्रकार से परिवार का आकार जो है सीमित बना रहता है। फिर है सामाजिक नियमन। इसको नियंत्रण के नाम से भी जान सकते हैं। समाज में नियमन और नियंत्रण एक ही बात है। तो देखिए परिवार में सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है। देखिए परिवार में अनेक नियम होते हैं, प्रथाएं होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं जो परिवार को बनाए रखने में, उसको नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। परिवार में रहकर कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। उसके ऊपर उसके बड़ों का दबाव रहता है। तो कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से विवाह सूत्र में बंधकर परिवार का निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि उसे समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। तो इस प्रकार से परिवार में नियंत्रण बना रहता है। फिर अगली जो विशेषता बताई है मैकाइवर एवं पेज ने वो है परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में उन्होंने बताया कि एक समिति के रूप में, क्योंकि समिति जो होती है आपकी वो अस्थायी होती है, तो एक समिति के रूप में परिवार को अस्थायी माना गया है और एक संस्था जो होती है वो स्थायी होती है। तो एक संस्था के रूप में परिवार को स्थायी माना गया है। देखिए सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि परिवार की सदस्यता को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से परिवार को यहाँ पर अस्थायी माना गया है। लेकिन संस्था के रूप में परिवार हमेशा अमर है। परिवार के जो नियम हैं, उसकी जो कार्य प्रणालियाँ हैं वो परिवार को एक मजबूती प्रदान करती हैं जिससे परिवार आगे तक चलता रहता है और बना रहता है। इसी प्रकार से जो मैकाइवर एवं पेज ने 5 सार्वभौमिक विशेषताएं और 8 विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया था, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। ये क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियोस आपको अपलोड करती रहूं। थैंक यू।